अच्छा, तो कैसी हो मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त हॉरर हादसे की डरावनी कहानी। अच्छा, आपने आज तक कई सारी आत्माओं की कहानियां मुझसे सुनी है और बाकी भी जगह पर आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज की स्टोरी आप एक ऐसी आत्मा के बारे में सुनने वाले हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा खूंखार हो सकती है। तो ये स्टोरी हमारे साथ शिमला के रहने वाले रणवीर ने शेयर की है और ये पूरी घटना रणवीर और उसके बाकी के 3 दोस्तों के साथ घटित हुई थी। आज रणवीर को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस गलती का प्रायश्चित वो आज तक नहीं कर पाया है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो उस भयानक हादसे में फंसे थे और उसकी वजह से ही उसके 2 दोस्त आज उसके साथ नहीं है। अच्छा, आप सभी यह तो जानते होंगे कि जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो अक्सर उसकी आत्मा भटकती है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा जरूर भटकती है जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। अब आत्मा का भटकना और आत्मा द्वारा किसी को परेशान किया जाना, दोनों में काफी अंतर है। दूसरों को परेशान करने वाली आत्मा अधिकतर गुस्सैल स्वभाव और दुष्ट होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही दुष्ट साइको सीरियल किलर है, और रियल लाइफ में भी आपको न्यूज के अंदर ऐसे कई साइको किलर देखने को मिल जाते हैं जो पुलिस के द्वारा पकड़े भी जाते हैं और अपनी लाइफ में उन्होंने कई सारे मर्डर भी किए होते हैं। लेकिन सोच करके देखिए, अगर वहीं कोई साइको किलर किसी कारणवश अकाल मौत मर जाता है तो उसकी आत्मा कितनी ज्यादा भयानक बनेगी, क्योंकि वो तो इंसान के रूप में भी राक्षसी ही था, और अब जब वो राक्षस योनि में ही घुस गया तो वो कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। तो यही कहूंगा कि स्टोरी को सुनते हुए डर मत जाना, और एक बार सभी साथी अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे अपने बारे में जरूर बता दे। अच्छा, जैसा रणवीर ने मुझे बताया, उसी हादसे को मैंने एक अच्छी कहानी के रूप में आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी की कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। वह जनवरी का पहला हफ्ता था। लोग न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। वैसे तो ठंड में अक्सर सभी लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन न्यू ईयर की वजह से रात के 11-12 बजे तक लोग न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे। भारत के कोने कोने में लोग न्यू ईयर की पार्टी करते हैं और इधर उधर घूमने भी जाते हैं। उसी में से एक शहर था शिमला। शिमला एक ऐसी जगह है जहां पर भारत के विभिन्न स्थानों से लोग घूमने आते हैं। दिसंबर जनवरी में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। रिजॉर्ट और होटल में लोगों को रहने के लिए कमरे तक नहीं मिलते। रणवीर, जो कि शिमला का ही रहने वाला था, अपने दोस्त आनंद के साथ शिमला में बने एक रेस्टोरेंट के बाहर अपने 2 अन्य दोस्तों का इंतजार कर रहा था। आनंद भी शिमला का ही रहने वाला था, लेकिन वह पिछले 4 सालों से दिल्ली में ही रहा था, क्योंकि वहां वह जॉब करता था। रणवीर के 2 अन्य दोस्त माही और ईशान अमृतसर से आने वाले थे। ये सभी लोग एक ही यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और काफी समय बाद न्यू ईयर के बहाने मिल रहे थे। रणवीर और आनंद रेस्टोरेंट के बाहर अपने हुंडई कार में काफी देर से बैठे हुए थे। तभी रणवीर के नंबर पर फोन आता है। दूसरी तरफ माही थी। माही कहती है, कहाँ हो तुम लोग? हमें दिखाई नहीं दे रहे हो। हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। रणवीर कहता है, हाँ, हम बस आ रहे हैं, पार्किंग में हैं। रणवीर और आनंद अपनी कार पार्किंग में खड़ी करते हैं और माही व ईशान के पास जाते हैं। वे लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को न्यू ईयर की विशेष देते हैं। रणवीर कहता है, देख यार ईशान, पिछली बार तू 2 दिन में ही वापस चला गया था, लेकिन इस बार 1 हफ्ते से पहले नहीं जाने दूंगा। ईशान कहता है, हाँ, चिंता मत कर, इस बार मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर ही आया हूं। माही कहती है, देखो यार, मैं तो यहां घूमने के ही हिसाब से आई हूं, इसलिए मैं भी 1 हफ्ता ही रुकूंगी। और रणवीर, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमें कहां कहां घुमाओगे। मैं तो यहां घूमने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। मैं बचपन से ही चाहती थी कि शिमला जाऊं, लेकिन कभी यहां आना ही नहीं हुआ। आनंद कहता है, बेफिक्र रहो, हमारे रणवीर को यहाँ की काफी सारी जगह पता है। सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उस रेस्टोरेंट में पुलिस की टीम आती है।
इस तरह किसी रेस्टोरेंट में पुलिस को आता देख हर कोई चौकन्ना हो जाता है कि आखिर पुलिस यहाँ क्या कर रही है। अब जाहिर सी बात है, पुलिस लोग वर्दी में हैं और पूरी टीम के साथ हैं, तो वह अपना काम करने ही आए होंगे। पुलिस की टीम आते ही सीधे होटल के मैनेजर के पास गई और पूछताछ शुरू कर दी। ये नज़ारा रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग देख रहे थे। ईशान पूछता है, यार क्या हुआ, पुलिस यहाँ कैसे? रणवीर ने कहा, पता नहीं यार, होगा कोई केस। उसी समय रेस्टोरेंट का वेटर इनके पास आ जाता है, तो ईशान उस वेटर से पूछता है कि आखिर यहाँ पुलिस क्या कर रही है। तो वेटर बताता है, अरे यहीं पास में एक औरत का कत्ल कर दिया है, काफी बेरहमी से मारा गया है, बस इस बारे में पूछताछ चल रही है। ऐसा सुनने में आया था कि मारने से पहले खूनी इस रेस्टोरेंट में आया था, इसलिए पुलिस वाले बार बार आकर हमें परेशान कर रहे हैं। रणवीर कहता है, अच्छा, वो 2 बच्चों की मां को जो मारा था? इस पर रेस्टोरेंट का वेटर सिर से हिलाता है और वापस अपने काम में लग जाता है। माही पूछता है, वैसे क्या केस है वो? रणवीर बताता है, अरे यार, अभी पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी औरत को मार दिया। मारने वाला उसका पति ही था। ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि औरत का किसी से चक्कर चल रहा था और मारा भी बहुत बेरहमी से। मुंह का जबड़ा निकला हुआ था और यह कांड मेरे घर से पीछे वाली गली में ही हुआ है। मैं तो खुद लाश को देखकर आया था, चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। सच में उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई थी। फिलहाल छोड़ो, अपने खाने पर कंसंट्रेट करो। माही ने कहा, यार कैसे कैसे लोग होते हैं, अपनी पत्नी को मार दिया, कभी उससे कितना प्रेम करता होगा और फिर ये सब। आनंद ने कहा, यार कोई ऐसे ही नहीं मरता। जब इंसान पर शैतान सवार हो जाता है तो गुस्से की हद नहीं होती है, तब जाकर ही उसके हाथ से मर्डर होता होगा। ईशान बोला, क्या यार, कैसी बातें कर रहा है? आनंद, क्या तू मर्डर को प्रमोट कर रहा है? आनंद कहता है, नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस साइकोलॉजी बता रहा हूं। तुम खुद सोचो, कोई सही इंसान भले ऐसे किसी को क्यों मारेगा? माही कहती है, हाँ ये बात तो है। तभी रणवीर कहता है, जो भी है, फिलहाल ये आदमी पहले भी मर्डर कर चुका है, सुना है इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। ईशान कहता है, हाँ, जब मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है तब तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तभी माही बात को बदलते हुए कहती है, चलो यार ये बताओ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? रणवीर कहता है, मैं तो कहता हूं कि आज रात मेरे घर चलते हैं, फिर कल कहीं देखेंगे। ईशान कहता है, अरे यार इतने समय बाद मिले हैं, घर पर तो फिर आराम से बैठकर एंजॉय करेंगे, आज कहीं घूमने चलते हैं। रणवीर कहता है, कहाँ जाना चाहते हो? ईशान कहता है, यह तो तुम हमें बताओगे, शिमला तुम्हारी जगह है। तभी आनंद कहता है, क्यों ना किसी हॉन्टेड प्लेस पर चले। आनंद के मुंह से यह सुनकर सभी लोग आनंद को घूर कर देखने लगते हैं। आनंद कहता है, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं तो इसलिए कह रहा था कि कुछ एडवेंचर भी हो जाएगा। रणवीर कहता है, हॉन्टेड प्लेस पर ले जाकर माही को डराना है क्या? तभी माही रणवीर की बात को काटते हुए कहती है, हेलो, ऐसा है, मैं किसी से नहीं डरती, और रही बात भूत की, तो मैं भूत से नहीं डरती हूं, इसलिए तुम मुझे कितनी भी हॉन्टेड प्लेस पर ले जाओ, मुझे डर नहीं लगेगा। आनंद कहता है, ठीक है, तो फिर बात खत्म, चलो चलते हैं। ईशान कहता है, क्या तुम यहाँ कोई हॉन्टेड प्लेस जानते हो? तभी रणवीर कहता है, एक जगह जानता हूं, मैं इतना तो नहीं कह सकता कि वह कितनी हॉन्टेड है या नहीं, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। जब हम शिमला से सोलन घाटी की तरफ जाते हैं तब सड़क और भीड़ भाड़ से दूर सोलन घाटी में एक भूतिया बंगला है। कहा जाता है अब से लगभग 20 साल पहले वहां एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला ही रहता था। उसने अपने उस बंगले में कई लोगों के मर्डर किए हैं। वो एक साइको किलर था। वह अक्सर रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाता था और उनको बहुत बुरी तरह मार देता था। यह भी सुनने में आया था कि वह आदमी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता था। यदि लड़की उसका विरोध करती थी तो उसकी बहुत बुरी मौत होती थी। ईशान कहता है, क्या ये बात सच है? रणवीर कहता है,
भाई, जब लोग कहते थे तो सच ही होगा, क्योंकि जब उस साइको किलर पर केस चल रहा था, मुझे अच्छे से याद है उस समय अखबारों में उसका बहुत नाम आता था। उसने कम से कम 25 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। तुम्हें पता है वो लड़कियों को कैसे मारता था? माही घबराकर पूछती है। कैसे? आनंद कहता है। हाँ यार, मुझे भी अब याद आ रहा है। कहीं तुम उस धर्मेंद्र मजूमदार की बात तो नहीं कर रहे? रणवीर कहता है, हाँ वही धर्मेंद्र, मुझे भी उसका सरनेम में याद है, मजूमदार था। पहले वह एक सरकारी अफसर हुआ करता था। उसने अपनी जवानी में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसे धोखा दे रही थी। उसने अपनी पत्नी को बंगले के पीछे ही दफन कर दिया था। ईशान पूछता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि उसका बंगला हांटेड कैसे हुआ? मर्डर करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो हांटेड कैसे? तभी आनंद कहता है, बताते हैं, चलो पहले गाड़ी में बैठते हैं, फिर तुम्हें पूरी बात बताते हैं। आनंद और रणबीर की बातों से माही और ईशान के मन में हलचल पैदा हो गई थी। वे लोग उस साइको किलर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो चुके थे। सभी लोग रणवीर की कार में बैठ जाते हैं और फिर रणवीर निकल जाता है, एक ऐसे सफर के लिए जिन्होंने इनकी जिंदगी बदल दी थी। रणवीर कहता है, हाँ तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था? ईशान कहता है, तुम बता रहे थे कि उस धर्मेंद्र की पत्नी का किसी और से चक्कर चल रहा था, जिसके बारे में धर्मेंद्र को पता चल गया था। रणवीर कहता है, हाँ तो अब आगे सुनो। जब धर्मेंद्र को अपनी पत्नी के बारे में पता चला तो उसने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो एक सरकारी अफसर था, इसलिए अधिकतर अपने घर से बाहर रहता था और उसकी बीवी उसके पीछे यह सब कुछ कर रही थी। अपनी पत्नी और उसके आशिक को आपत्तिजनक हालत में देखकर धर्मेंद्र ने अपना आपा खो दिया था। उसने उसी समय अपनी पत्नी और उसके आशिक को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों को मारने के बाद उनकी लाश पूरे दिन यूं ही जमीन पर पड़ी रही। जब धर्मेंद्र का गुस्सा शांत हुआ तो उसने लाश को ठिकाने लगाने की सोची, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी की लाश के पास गया, उसका गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया। वह अपनी पत्नी की ओर देख देख कर बहुत गुस्सा करता था। उसे मारने के बाद भी धर्मेंद्र को सुकून नहीं मिला। वह अपने बंगले के बगीचे में गया। बंगले के चारों ओर बाउंड्री के लिए एक नुकीले तार का उपयोग किया जाता है। धर्मेंद्र ने वह तार निकाला और उस तार को अपनी पत्नी के चेहरे पर लपेट दिया। उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। लाश धीरे धीरे सड़ने लगी थी और उस पर उसने नुकीले तार को लपेटकर लाश का और भी बुरा हाल कर दिया था। जब पुलिस वालों को उसकी लाश मिली थी तो उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। ईशान ने पूछा, तो उसकी लाश कब मिली थी? रणवीर ने कहा, 1 हफ्ते बाद। उसकी पत्नी का भाई सुजॉय उस बंगले पर आया था। वह खुद एक पुलिस वाला था, लेकिन वहां उसकी बहन नहीं थी। घर का माहौल देखने पर भी नहीं लग रहा था कि पत्नी कहीं बाहर गई है, जबकि धर्मेंद्र के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। कोई उसे देखकर उस पर शक नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र अपनी ड्यूटी पर चला गया और उसकी पत्नी का भाई सुजॉय बगीचे में घूमने के लिए गया। तब उसे एक जगह गीली मिट्टी दिखाई दी जो थोड़ी खुदी हुई लग रही थी और वहां पर एक छोटा पौधा लगा रखा था। उसके भाई को थोड़ा अजीब लगा। सुजॉय लगभग 2-3 दिन और वहां पर रुका। वह बार बार धर्मेंद्र से अपनी बहन के बारे में पूछता था तो धर्मेंद्र यही कहता था कि वह किसी रिश्तेदार के घर गई है। लेकिन जब सुजॉय ये पूछता था कि कौन से रिश्तेदार के, तो धर्मेंद्र ठीक से बात नहीं बता पाता था। कभी कहता था दिल्ली गई है तो कभी कहता था कि वह दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए कह रही थी। धर्मेंद्र की कोई भी एक बात नहीं थी, इसलिए सुजॉय को और भी अधिक शक होने लगा था। ऊपर से सुजॉय ने वहां जो मिट्टी देखी थी तब उसका शक और भी ज्यादा गहराने लगा था। एक दिन अपने जीजा के पीछे उसने उस जगह को खोदना शुरू किया। तब उसे अपनी बहन की लाश मिली। कपड़ों से वो लाश आसानी से पहचानी जा सकती थी। उसके बाद शायद उसके डीएनए सैंपल वगैरह लिए गए थे तो यह कंफर्म हो गया था कि यह धर्मेंद्र की पत्नी ही है।
पहले तो धर्मेंद्र अपने गुनाहों को छुपा रहा था, लेकिन जब सारे सबूत उसके खिलाफ जाने लगे तब उसने इस बारे में बताया। माही ने पूछा, और उस आशिक का क्या हुआ? तुमने बताया कि उसके आशिक को भी मार दिया था। तभी रणवीर कहता है, इस बारे में मैं सही से नहीं कह सकता। ये लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को उसके आशिक के साथ देखा था और दोनों को मार दिया था, और एक बयान में धर्मेंद्र ने यह कहा भी था कि उसने अपनी पत्नी और उसके आशिक को आपत्तिजनक में देखा था, लेकिन उसने इस बात को नहीं को बोला कि उसने उस दूसरे व्यक्ति की हत्या भी की है। अब वो कौन था, कहाँ गया, इस बारे में पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई थी। कुछ लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र दिमागी तौर पर बीमार था, उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, उसने बेवजह अपनी पत्नी को मारा। और देखो, लोगों को तो तरह तरह की बातें बनाना काम ही होता है। अब ये तो भगवान ही बेहतर जाने कि सच में उसकी पत्नी का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था या नहीं। फिलहाल ये बात सच है कि हाँ, उसने ही अपनी पत्नी को मारा था। तभी ईशान ने पूछा, अरे यार, तुम ये तो बताओ कि आखिर इसका बंगला हांटेड कैसे हुआ? उसने दूसरी लड़कियों को क्यों मारा? रणवीर ने कहा, इसके बाद उसे जेल हो गई थी, लेकिन उसकी पहुंच ऊंचे ऊंचे लोगों में थी, जिस वजह से वह पैरोल पर बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद उसका व्यवहार कुछ दिनों तक ठीक रहा, लेकिन वह दिन ब दिन अकेले रहने लगा। उसकी नौकरी तो पहले ही जा चुकी थी, लेकिन वह एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए उसने घर पर ट्यूशन देने का काम कर लिया। बड़े बच्चों को इंग्लिश की ट्यूशन दिया करता था, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आते थे, क्योंकि उसका बंगला शहर के इलाके से काफी दूर बना हुआ था। सुनने में तो यह आया है कि उसने अपनी ट्यूशन की 3-4 लड़कियों को मार दिया था, लेकिन पुलिस को उसके घर पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि वह लड़कियां आज तक मिली ही नहीं और ना ही उनकी लाश मिली, और बिना सबूत पुलिस किसी को कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद उस घाटी के पास बसे एक गांव से धीरे धीरे कुछ कम उम्र की लड़कियां गायब होने लगी। गायब हुई कुछ लड़कियों की लाशें तो मिली ही नहीं, और जिनकी मिली उनकी लाशें उस बंगले के आसपास ही मिली। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर वही सारा मामला एक जगह आकर रुक गया। गांव के लोगों को उस अफसर पर ही शक हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ वहां की स्थानीय पुलिस पर हमेशा ऊपर से दबाव बना रहा कि बिना सबूत तुम धर्मेंद्र को कुछ नहीं कह सकते, जबकि केस आईने की तरह साफ था। जब लड़कियों की लाश मिलती थी तो वे बिल्कुल इस पैटर्न में मरी होती थी, जिस पैटर्न में धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मारा था। उसने अपनी पत्नी की आंतें तक बाहर निकाल ली थी, और जब भी अन्य लड़कियों की लाश मिली तो उनकी भी आंतें बाहर मिलती थी और मुंह पर वही कांटेदार तार मिलता था। धर्मेंद्र ने हमेशा अपनी सफाई में यही कहा कि उसने केवल अपनी पत्नी को ही मारा है और उसके मारने के तरीके को किसी और ने अपना लिया है। लेकिन इन सब से गांव वालों का गुस्सा तो शांत नहीं होने वाला था, इसलिए एक रात जब वह धर्मेंद्र अपने बंगले पर था, तब गांव वाले लाठी डंडे लेकर उसके बंगले पर पहुंच गए। इस तरह एक साथ इतनी सारी भीड़ को देखकर धर्मेंद्र भी भौंचक्का रह गया था। गांव वालों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा और फिर बंगले के बाहर आ गए, लेकिन अब भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। फिर लोगों ने उसके बंगले पर आग लगा दी और तब तक वहां खड़े रहे जब तक धर्मेंद्र की चीखों की आवाज बंद नहीं हो गई। इसीलिए कहा जाता है तब से उस बंगले में उस साइको किलर की तड़पती आत्मा घूम रही है। माँ ही कहती है, इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या कभी धर्मेंद्र के मरने के बाद कोई उस बंगले में गया है? रणबीर कहता है, यार ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं खुद पहली बार जा रहा हूं, लेकिन हाँ, मैंने यह जरूर सुना है कि अगर कोई इस बंगले के पास जाता है तो उसे अजीब आवाज आती है, कोई उसे बंगले की तरफ बुलाने लगता है। और एक बार तो मैंने यह भी सुना था कि 2 चोर उस बंगले में गए थे, लेकिन लौट कर नहीं आए। जब वहां के स्थानीय लोगों को पता चला तो लोगों ने पुलिस की टीम के साथ उस बंगले में प्रवेश किया, तो वहां पर दोनों चोरों की लाशें मिली थीं, ठीक उसी पैटर्न में जैसे पहले कभी लड़कियों की लाशें मिलती थीं। ईशान यह सारी बातें चुपचाप सुन रहा था।
तभी आनंद कहता है, तुझे क्या हुआ, तू डर गया क्या? ईशान कहता है, नहीं, मैं डरा नहीं हूं, बस सोच रहा हूं क्या इस समय वहां जाना सही होगा। मेरा मतलब हम दिन में भी जा सकते हैं, हमें बस वो जगह ही तो देखनी है। आनंद कहता है, अरे हॉन्टेड प्लेस का मजा तो रात में ही है। तभी रणबीर अपनी कार मेन रोड से एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ लेता है। ये वही घाटी थी जहां पर धर्मेंद्र का बंगला था। ये लोग एक छोटे जंगल को पार करते हैं और फिर उनके सामने एक बहुत बड़ा बंगला आता है। काली अंधेरी रात में वो बंगला सच में एक भूतिया बंगला लग रहा था। आसपास रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, केवल चांद की चांदनी से ही उस बंगले को देखा जा रहा था। देखने में वह बंगला पूरी तरह से काला था। जैसे जैसे इनकी कार बंगले के पास जा रही थी, सबके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। माही ने कहा, यार सुनो, ये प्लान कैंसिल कर देते हैं, हम दिन में आएंगे, अभी रणवीर के घर ही चलते हैं। आनंद कहता है, कम ऑन माही, तुम ही कह रही थी कि भूत वूत कुछ नहीं होता और तुम्हें इन सब चीजों से नहीं डरती हो। सच कहूं तो मैं भी इन बातों को नहीं मानता। बंगले के बाहर का दरवाजा सही सलामत था और खुला हुआ था। रणवीर ने अपनी कार सीधे बंगले के अंदर ले ली। बंगले की जमीन पर जाते ही कोहरे की चादर ने इन्हें तुरंत ढक लिया। ईशान घबराते हुए बोला, अरे अभी तक तो कोहरा नहीं था, अचानक इतना कोहरा? तभी आनंद बोला, शायद ये घाटी में स्थित है, इसीलिए यहां पेड़ पौधे ज्यादा है ना। अब कोहरे के साथ साथ हवा भी चलने लगी। आसपास खड़े पेड़ बुरी तरह हिलने लगे। माही ने डरते हुए कहा, यार चलो वापस चलते हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है, पेड़ भी कितने डरावने लग रहे हैं। सभी लोग अपने चारों तरफ देखते हैं। सच में आसपास खड़े पेड़ भी किसी भूत से कम नहीं लग रहे थे। रणवीर ने अपनी गाड़ी बंगले के अंदर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने रोक दी और सबसे पहले खुद कार से उतरा। माही ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रणबीर किसी हीरो की तरह अपनी कार से उतरा था। फिर धीरे धीरे बाकी तीनों दोस्त भी कार से उतर गए। आसपास काफी अंधेरा था, ऊपर से कोहरा, जिसकी वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बंगले के अंदर जाने से पहले एक खुला बरामदा था। बंगले की दीवारें अपने जलने के निशान दे रही थीं। किसी समय वो बंगला सफेद और हल्के क्रीम रंग से रंगा हुआ था, लेकिन आज वह पूरी तरह काला हो चुका था। कहीं कहीं दीवारों पर पेड़ उगाए थे। बंगले का अंदर का दरवाजा काफी बड़ा था, जो कि कांच का था। दरवाजा खुला हुआ था और कांच लगभग टूटे हुए थे, केवल लकड़ी का फ्रेम बाकी रह गया था। जैसे ही सारे दोस्त अंदर गए, सबने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली, क्योंकि अंदर घुप अंधेरा था। इनके अंदर जाते ही कांच का वह टूटा हुआ दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे चारों दोस्त उछल गए। माही डर के मारे चीखी, नहीं, भागो यहां से। उसके चीखने से दूसरे लोग भी डर गए। जब उन्होंने देखा कि बस दरवाजे के बंद होने पर माही चीखी है, तो आनंद ने माही को डांटते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है। माही एकदम शांत हो गई। देखा तो दरवाजा हल्के हल्के हिल रहा था, मतलब दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। माही को थोड़ा सुकून मिला। रणवीर बोला, यहां इस तरह से हम लोग डरते रहेंगे तो पक्का मर जाएंगे, हम सिर्फ इस जगह पर एक्सप्लोर करेंगे। इतना कहते हुए ये लोग आगे बढ़े। ये लोग अब उस बंगले के बरामदे में थे। वह बरामदा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके दोनों तरफ 2 कमरे बने हुए थे। वह भी पूरी तरह जल चुके थे, लेकिन ये लोग उस कमरे के अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि सीधे जाते हैं। सीधे जाने पर एक बहुत बड़ा होल था। उसका भी लगभग सारा सामान जला हुआ था। लकड़ी के पुराने फर्नीचर थे जो अधजले हुए थे, और बाकी की राख बची हुई थी। जगह जगह टूटा हुआ सामान पड़ा था। जमीन पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। बचे कुचे सामान पर भी मकड़ी के बड़े बड़े जाले बने हुए थे। देखने में ही वो दृश्य इतना डरावना था कि बिना भूत के भी कोई डर जाए। तभी आनंद की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। वो भी लगभग काली हो चुकी थी। शायद आग की कालिक थी या फिर धूल। आनंद ने कहा, गाइस वो देखो, वो एक तस्वीर है, चलो देखते हैं, हो सकता है वो धर्मेंद्र की तस्वीर हो। वो तस्वीर कुछ ऊंचाई पर थी। जमीन पर खड़े रहकर उस तस्वीर को उतारना आसान नहीं था,
इसीलिए ये लोग एक टूटी हुई कुर्सी को दीवार के पास खिसकाते हैं और उसके पायों पर खड़े होकर तस्वीर को नीचे उतारते हैं। आनंद अपने हाथ से तस्वीर से लगी कालिक को हटाता है। जैसे जैसे वह उस कालिक को हटा रहा था वैसे वैसे उसका हाथ तपने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह तस्वीर गर्म है। तपिश की वजह से आनंद के हाथ से वह तस्वीर नीचे गिर जाती है। रणबीर तुरंत कहता है, क्या हुआ? आर यू ओके? आनंद घबराता हुआ कहता है, यार ये तस्वीर बहुत गर्म हो रही है। ईशान हैरानी से कहता है, क्या यार मजाक कर रहे हो क्या? आनंद कहता है, पागल हो क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तुम चाहो तो खुद उठाकर देख लो। ईशान उस फोटो को उठाने ही वाला था कि तभी रणवीर उसे रोक देता है। छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, चलो कमरों में चलकर देखते हैं। होल के बीचों बीच ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियों को पकड़कर चलने के लिए बनी हुई ग्रिल लगभग टूट चुकी थी। सभी दोस्त अपनी अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे पीछे माही चल रही थी। बाकी के तीनों दोस्तों ने सीढ़ियां पूरी पार कर ली थी। माही का पैर फिसल जाता है और वह लौटती हुई वापस नीचे चली जाती है, लेकिन माही को ऐसा लगा था जैसे उसे किसी ने पकड़कर खींच लिया है, इसलिए वह बुरी तरह चीखती है, बचाओ। उसकी चीख सुनकर तीनों दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो माही वहां नहीं थी। माही सीढ़ियों के बिल्कुल आखिरी में जमीन पर लेटी हुई थी। आनंद कहता है, अरे माही को क्या हुआ, वो कैसे गिर गई? रणबीर जल्दी से भागता हुआ नीचे जाता है। उसके पीछे पीछे आनंद और ईशान भी भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोग माही तक पहुंचते हैं, माही अपने आप हवा में जमीन पर ही घसीटती हुई एक टूटी हुई मेज से जा टकराती है और उसके सिर पर बुरी तरह चोट लगती है। माही एक बार फिर बुरी तरह चीखती है। माही का ये हाल देखकर बाकी के तीनों दोस्त पूरी तरह डर जाते हैं। अब वे तीनों माही के पास जाने से भी डर रहे थे। माही खिसकती हुई 2 कदम आगे आती है कि तभी पीछे से कोई उसके बालों को खींचता है। सभी को उसके बाल हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सभी दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे देखते हैं कि माही के बाल अपने आप हवा में उड़े और फिर माही खुद भी हवा में उड़ती हुई सीढ़ियों से जा टकराती है। ईशान माही की हालत देखकर चीखना है, माही संभालो, लेकिन माही क्या संभालती, वो तो खुद फंसी हुई थी। उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था, उसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। एक बार फिर चोट खाने के बाद फिर से उसके बालों को कोई पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ सीढ़ियों के ऊपर ले जाता है। रणवीर कहता है, जल्दी चलो, इससे पहले कि माही को कुछ हो जाए। तीनों दोस्त जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, लेकिन इतने में ही ऊपर बने हुए एक कमरे में माही बंद हो जाती है। जब तक ये लोग पहुंचते हैं तब तक दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। रणबीर लगातार दरवाजा खटखटा रहा था, माही दरवाजा खोलो, माही दरवाजा खोलो। आनंद कहता है, यार माही दरवाजा कैसे खोलेगी, वो तो खुद मुसीबत में है, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह थी कि पूरा घर जल चुका था। सभी फर्नीचर जल चुके थे, लेकिन वो दरवाजा वैसे का वैसे ही था। दरवाजे को एक खरोच भी नहीं आई थी। ऊपर से वह इतना मजबूत था जबकि वह एक लकड़ी का बना दरवाजा ही था। आनंद कहता है, मैं कुछ लेकर आता हूं जिससे हम इस दरवाजे को तोड़ सके। ईशान कहता है, लेकिन यहां हमें क्या मिलेगा, यहां तो सब कुछ टूटा हुआ जला हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई भारी चीज यहां पर मिलने वाली है जिससे हम ये दरवाजा तोड़ दें। रणवीर कहता है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना, यहां इस तरह खाली नहीं खड़े हो सकते। ईशान कहता है, यार माही मना कर रही थी यहां आने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने। आनंद कहता है, यार ईशान प्लीज, ये समय इन सब बातों का नहीं है, हम भी पहली बार आए हैं, हमें नहीं पता था कि यहां सच में कोई भूत होगा। हमें लगा ये सब कहानी है, लेकिन माही की हालत देखकर हमें माही को जल्दी से बचाना होगा। आनंद आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जो थोड़ी भारी हो या फिर जिससे उस दरवाजे को तोड़ा जा सके। फिर वह नीचे जाता है और नीचे जाकर सामान में देखता है। अंत में उसे एक हथौड़े का आगे का हिस्सा मिलता है।
लकड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। वह उस लोहे के टुकड़े को उठा लाता है और फिर उसे दरवाजे पर मारता है। वे लोग लगातार उस दरवाजे पर वार कर रहे थे। अंत में दरवाजा थोड़ा बहुत खुलने लगा था। दरवाजा हिलता देख इन लोगों की उम्मीद जागने लगी थी, लेकिन जब तक दरवाजा खुला माही उस कमरे में नहीं थी। रणवीर ने माही को आवाज लगाई, माही, माही कहाँ हो? लेकिन माही ने ना तो उत्तर दिया और ना ही माही कहीं नजर आई। उस कमरे में एक जला हुआ बेड पड़ा था और एक हिलने वाली कुर्सी भी पड़ी थी। अचानक वह कुर्सी हिलने लगी और उससे आवाज आने लगी, चर्र 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 चर्र। उस आवाज ने तीनों दोस्तों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सबसे पहले आनंद ने उस कुर्सी को देखा। आनंद बुरी तरह कंपकपाने लगा। रणवीर और ईशान भी कुर्सी को अपने आप हिलता देख घबरा गए। रणवीर ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। ईशान हकलाते हुए बोला, लेकिन माही वो यही थी ना? रणवीर ने कहा, लेकिन यहां दिखी तो नहीं। हो सकता है हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, हमें फंसाने के लिए। चलो हम यहां से निकलते हैं। तीनों दोस्त वापस उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। रणवीर कहता है, मुझे लगता है दोस्तों हमें इस बंगले से बाहर चले जाना चाहिए। इस बंगले में सच में भूत है। इससे पहले कि हमारे साथ भी कुछ बुरा हो, हमें यहां से निकलना चाहिए और बाहर जाकर किसी की मदद लेनी चाहिए। ईशान कहता है, लेकिन हम माही को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रणवीर कहता है, लेकिन हमें माही का पता भी तो नहीं। वह हमारे सामने उस कमरे में गई थी, लेकिन वहां वो नहीं है और मुझे नहीं लगता इस बंगले के किसी भी कमरे में कम खतरा है। क्या तुमने माही के साथ होती हुई घटना को नहीं देखा? कोई कैसे उसे पकड़कर इधर से उधर पटक रहा था। जब हम बच पाएंगे तभी तो हम उसकी मदद करेंगे। आनंद कहता है, हाँ ईशान, रणवीर ठीक कह रहा है। हमें इस बंगले से निकलना होगा और बाहर जाकर किसी से मदद लानी होगी। ईशान भी बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन वह माही को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। बंगले के मुख्य दरवाजे से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आता है जो उनके शरीर में कंपकपी पैदा कर देता है। हवा के साथ साथ कोहरा भी बंगले के अंदर आने लगता है। कुछ ही देर में पूरा बंगला कोहरे से ढक जाता है। आनंद कहता है, ये अचानक इतना सारा कोहरा घर के अंदर कैसे आ गया? रणवीर कहता है, यह सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, जल्द से जल्द यहां से निकलो, वरना हम यहीं फंसे रह जाएंगे। तीनों दोस्त भागते हुए बंगले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन अचानक वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब इन्हें और भी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि जब ये लोग इस बंगले में आए थे तो कांच का वो मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अब वह दरवाजा पूरी तरह से सही सलामत था। उस लकड़ी के फ्रेम में कांच पूरी तरह से ठीक ठाक लगे हुए थे। आनंद हैरानी से कहता है, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? तुम्हें याद है ना, ये दरवाजा टूटा हुआ था। रणवीर कहता है, हाँ, लेकिन अब ये सही कैसे हो गया? ईशान कहता है, वो सब छोड़ो, ये देखो कि दरवाजा बंद हो गया है, इसे खोलो। तभी तीनों उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर इन्हें एक आवाज आती है जो बहुत ही भारी थी, तुम इस घर से नहीं जा सकते, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो आवाज सुनकर तीनों के पसीने छूटने लगते हैं। आनंद कहता है, ये कौन बोला? ईशान हकलाते हुए कहता है, भूत। आवाज सुनकर रणवीर वापस पलटता है और उस कांच को तोड़ने की कोशिश करता है। रणवीर बेकार की मेहनत कर रहा था, उसके हाथ में ही चोट लग रही थी। वह कांच का दरवाजा टस से मस भी नहीं हो रहा था, यहां तक उसमें एक चटक भी नहीं आ रही थी। तभी आनंद रणवीर के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बस रणवीर, बस, हम बाहर नहीं जा सकते। ईशान रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। यार, मैंने कहा था कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। माही ने भी मना किया था, लेकिन तुम लोग हीरो बन रहे थे, और खास तौर पर आनंद, तुम हॉन्टेड प्लेस कर रहे थे। हम लोग छुट्टियां बिताने आए थे, न्यू ईयर एंजॉय करने आए थे, ना कि अपनी मौत को गले लगाने। आनंद और रणवीर चुपचाप खड़े थे। तभी उन्हें एक बार फिर माही के चीखने की आवाज आती है, बचाओ रणवीर, मुझे बचाओ।
उन्हें वह आवाज नीचे की तरफ से ही कहीं आ रही थी। रणबीर बोला, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ईशान ने कहा, हाँ, वो सामने वाले कमरे से आ रही है। रणवीर आगे चलता हुआ बोला, चलो जल्दी चलो, देखते हैं माही कहाँ है। तीनों दोस्त सामने बने कमरे में जाते हैं जिसका दरवाजा खुला हुआ था और अधजला था। रणबीर कहता है, शायद माही की आवाज इसी कमरे से आई थी। तीनों उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वे तीनों एक बार फिर घबरा रहे थे। बार बार उन्हें वो हिलती हुई कुर्सी याद आ रही थी। जब वे उस कमरे में चारों तरफ अपनी टॉर्च की रोशनी मारते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में एक बड़ा आईना लगा हुआ है और एक सिंगल बेड है जो दीवार से चिपका है। वह बेड लोहे का बना हुआ था, इसलिए आज भी सही था। हालांकि कई जगहों पर लोहा भी गल सा रहा था, लेकिन फिर भी अन्य फर्नीचरों के मुकाबले उसकी हालत थोड़ी सही थी। ईशान कहता है, यार माही तो यहां भी नहीं दिख रही। रणबीर कहता है, मुझे लगता है ये सब कुछ हमें डराने के लिए किया जा रहा है। ईशान कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हमारी जान खतरे में नहीं है? रणवीर कहता है, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है, लेकिन हमारे साथ यह डरावनी घटनाएं होना जरूरी है क्या? इस तरह तो हम बिना भूत के मारे ही दहशत से मर जाएंगे। तभी इन्हें एक बार फिर माही के चीखने की आवाज आती है, लेकिन इस बार वह आवाज कमरे के नीचे की ओर से आ रही थी। रणबीर कहता है, क्या तुमने वह आवाज सुनी? आनंद कहता है, हाँ, क्या नीचे भी कोई कमरा बना हुआ है? ईशान कहता है, हाँ, हो सकता है, यह काफी बड़ा बंगला है। इस बंगले में कोई बेसमेंट भी हो सकता है। चलो चलकर ढूंढते हैं। ये लोग उस कमरे से बाहर निकलने वाले थे कि तभी कमरे में रखा वो बड़ा सा आईना टूट जाता है और हवा में उसके टुकड़े बिखर जाते हैं जो इन सभी के शरीर में चुभ जाते हैं। तीनों एक साथ कराहने लगते हैं। दर्द की वजह से उनके हाथों से उनके मोबाइल भी छूट गए थे। इनके शरीर में जगह जगह कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। ये लोग एक एक करके अपने शरीर से कांच के टुकड़े निकाल रहे थे। जो टुकड़े ये खुद नहीं निकाल पाते थे तो एक दूसरे की मदद कर देते थे। रणवीर एक बार सब कुछ अपने दिमाग में रिवाइंड करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि जब हम इस बंगले में घुसे थे तो एक बरामदा था, उसके बराबर में 2 कमरे थे, फिर यह हॉल था। हॉल में कुल 3 कमरे हैं। उसके अलावा कहीं कोई चौथा दरवाजा नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कमरे में ही कहीं उस बेसमेंट का दरवाजा हो। वह सोचता है कि माही की आवाज भी तो यहीं से आई थी। जब ये लोग अपने शरीर से सारे कांच निकाल लेते हैं तब रणवीर कहता है, दोस्तों, क्या तुम लोग इस बेड को हटाने में मेरी मदद करोगे? आनंद हैरानी से पूछता है, लेकिन क्यों? इस बेड को क्यों? रणवीर कहता है, मुझे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार हटाकर देखते हैं। ईशान कहता है, ठीक है, लेकिन जरा संभल कर, हम पर दोबारा हमला हो सकता है। रणवीर कहता है, चिंता मत करो, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर तीनों दोस्त उस बेड को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ये उस बेड को हटाने के लिए उसे ऊपर उठाते हैं, वह बेड जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई नहीं चाहता था कि यह बेड यहां से हटे। आनंद कहता है, रणबीर, कोशिश करना बेकार है। मुझे लगता है साइको किलर की आत्मा यहां सच में भटक रही है और वो नहीं चाहती कि हम इस बेड को हटाएं। मेरी मानो तो इससे छेड़छाड़ मत करो। रणवीर गुस्से से कहता है, तो क्या इस तरह से डर डर कर रहते रहे? अरे इससे तो अच्छा वो हमें मार दे, तड़पा क्यों रहा है? इतना कहकर रणबीर अपनी पूरी ताकत से उस बेड का एक हिस्सा ऊपर उठाने की कोशिश करता है और वह कामयाब भी रहता है। उसकी हिम्मत को देख बाकी के दोनों दोस्त भी उस बेड को खिसकाते हैं। देखते हैं कि उस बेड के नीचे एक चौकोर दरवाजा बना हुआ है जो किसी टाइल की तरह लग रहा था। उसमें एक छोटा सा कुंडा बना हुआ था, जिससे रणवीर को लगा कि जरूर इसके नीचे ही कोई कमरा बना है। रणबीर कहता है, यह देखो, यह है असली जगह, इसके नीचे ही माही है, इसे खोलने की कोशिश करो। इसके बाद वे तीनों उस दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। आनंद अपनी टॉर्च से उस अंधेरे को काटने की कोशिश करता है तो उन्हें सीढ़ियां नजर आती हैं जो खड़ी और बहुत तंग थी। देखकर ही ऐसा लग रहा था कि इंसान का दम घुट जाएगा। ईशान कहता है, यार, ये कैसा रास्ता है?
इतनी छोटे रास्ते से भला कोई नीचे कैसे जाएगा, और ये बनाया क्यों गया होगा? रणवीर कहता है, वो तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। इतना कहकर रणवीर धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर उतरने लगता है। उसके पीछे पीछे आनंद और ईशान भी नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने पर उन्हें एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई देता है। उस कमरे को देखकर तीनों बुरी तरह चीख पड़ते हैं। ईशान कहता है, ओ गॉड, ये हम कहां आ गए हैं? यहां इतने सारे कंकाल हैं। रणवीर कहता है, कहीं ये कंकाल उन्हीं लोगों की तो नहीं जो गायब हुए थे? आनंद कहता है, हो भी सकता है। क्या वह साइको किलर इतना खतरनाक था? ईशान कहता है, यार चलो, मुझे ये जगह देखकर डर लग रहा है। इतने सारे कंकाल पड़े हुए हैं, कहीं कंकाल चल ना पड़े। रणवीर कहता है, लेकिन हमें माही को भी तो देखना है। ईशान कहता है, वह है कहाँ? यहां तो नहीं दिख रही, इसलिए यहां क्यों रुकना? तभी रणवीर की टॉर्च की रोशनी कंकाल के बीच में पड़े हरे रंग के कपड़े पर जाती है, और हरे रंग का कपड़ा माही ने ही पहन रखा था। रणवीर कहता है, 1 मिनट रुको। रणवीर अपने मन में एक डर लिए हुए उस हर कपड़े तक जाता है और कंकाल हटाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके सामने माही की लाश पड़ी थी और उसका चेहरा कांटेदार लोहे के तार से बंधा हुआ था। उसके पेट से बहुत सारा खून निकला हुआ था और आंतें भी बाहर निकल रही थी। माही का इतना बुरा हाल देखकर रणवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ देर अपनी आंखें बंद करता है। तभी आनंद और ईशान भी पीछे से रणवीर के पास आते हैं और माही की लाश देखते हैं। वे दोनों भी बुरी तरह डर जाते हैं। ईशान कहता है, हे भगवान, माही को क्या हुआ? आनंद कहता है, रणवीर चल, अब हम यहां और नहीं रुक सकते। हमने इस बेसमेंट में आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है, जल्दी चल। लेकिन रणवीर को न जाने क्या हो गया था। वह रोने लगा था। शायद उसे अपनी दोस्ती के सारे पल याद आने लगे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसके दोस्त के साथ ऐसा कुछ होगा। एडवेंचर की तलाश में इन लोगों ने अपने दोस्त की जान गंवा दी थी। तभी इन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है। आनंद और ईशान सहमे हुए थे। आनंद रणवीर का हाथ पकड़कर कहता है, रणवीर खड़ा क्यों है? चलता क्यों नहीं? चल, कोई नीचे आ रहा है। लेकिन रणवीर अंदर से टूट चुका था। रणवीर बेसुध सा खड़ा बार बार माही की लाश को देख रहा था। शायद अपने अंदर एक ज्वाला भड़का रहा था। तभी इन्हें बेसमेंट में एक हट्टा कट्टा ऊंचे कद का जला हुआ आदमी नजर आता है। आनंद पलटकर जब उस आदमी को देखता है तो बुरी तरह किल्ली मारता है, रणवीर देख, वो आ गया। इतना कहते ही रणवीर भी पलटकर देखता है तो उसके सामने एक जला हुआ आदमी खड़ा था। उस जले हुए आदमी के शरीर की खाल टपक टपक कर नीचे गिर रही थी। वह जला हुआ आदमी बोला, क्या करने आया है मेरे बंगले में? यह बंगला मेरा है। रणवीर गुस्से से बोला, हम लोगों को क्यों मार रहा है? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तेरा? वो झाला हुआ आदमी बोला, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं धर्मेंद्र हूं, धर्मेंद्र। मुझे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। रणवीर गुस्से से उस जले हुए आदमी के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है। तभी ईशान और आनंद उसे रोकते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह उस जले हुए आदमी का गला पकड़ लेता है। रणवीर उसके गले को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी रणवीर के हाथ बुरी तरह जल जाते हैं। रणवीर तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है और अपने हाथों को देखने लगता है। उसकी हथेली पूरी तरह जल चुकी थी और उनसे बहुत ही ज्यादा आग निकल रही थी। रणवीर उस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह तड़प रहा था। आनंद गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना कि मत छू इसे। रणवीर का यह हाल देखकर धर्मेंद्र का भूत हंसने लगता है और कहता है, क्या हुआ? आओ लड़ो मुझसे। धर्मेंद्र को हंसता देख आनंद और ईशान का भी खून खौल रहा था। ऊपर से उसने उनकी दोस्त को भी मार दिया था। आनंद ने भी गुस्से से कहा, अरे तू बेचैन आत्मा है, तुझसे कौन लड़ेगा? तू तो डरता है, तभी तो इस बंगले में कैद है। मरने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली। हिम्मत है तो बाहर जाकर लोगों को मार कर दिखाना। बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं ने तेरे इस शरीर को खत्म न कर दिया तो मेरा नाम भी आनंद नहीं। तुझ जैसा आदमी लोगों को मार ही सकता है, और वो भी छुपकर। उसके सबूत ये इतने सारे कंकाल हैं।
सबको मार मार कर तूने अपने ही घर में छुपा दिया और लोगों से कहता रहा कि तूने कोई गुनाह नहीं किया और अब अकेले में तू हम पर अपनी रौबधारी झाड़ रहा है। धर्मेंद्र आनंद की बातों से चिढ़ जाता है। वो गुस्से से आनंद के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। आनंद बुरी तरह चिल्लाने लगता है। उसका गला धीरे धीरे गलने लगा था। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उस बेसमेंट में गर्मी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग किसी भट्टी के आगे खड़े हैं। ईशान कहता है, रणबीर चल, हम निकलते हैं, नहीं तो यह हमें भी मार देगा। लेकिन रणबीर अभी भी वहीं था। वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। रणबीर गुस्से से कहता है, वो मेरे दोस्त को मार रहा है और तू कहता है कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं। ईशान कहता है, एक बार और कोशिश करते हैं, बाहर से मदद लेकर आते हैं। तूने ही कहा था ना कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसके बाद ईशान जबरदस्ती रणबीर का हाथ पकड़कर खींचने लगता है और आनंद भी इशारे से रणबीर और ईशान को जाने के लिए कहता है, क्योंकि आनंद भी जानता था कि अब वह नहीं बच सकता। रणबीर और ईशान वापस सीढ़ियों से कमरे में आ जाते हैं और उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करते ही रणबीर वहीं बैठकर कुछ देर रोता रहता है। ईशान के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। तभी जमीन पर गिरे हुए आईने के टुकड़े अपने आप हवा में उड़ते हैं और वापस दीवार पर जा लगते हैं। एक बार दोनों फिर सहम जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब फिर से यह आईना टूटेगा और कांच के टुकड़े उनके शरीर पर गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें शीशे में एक औरत का साया नजर आता है। पहले वो साया धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। ईशान अपने पीछे देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता, बल्कि वह साया सिर्फ आईने में ही दिखाई दे रहा था। ईशान कहता है, रणबीर देख, ये क्या है? एक और भूत। रणबीर और ईशान डरते डरते खड़े होते हैं और उस कमरे से निकलने के लिए सोचते हैं, लेकिन तभी आईने के अंदर उस औरत का साया कहता है, रुको, कहीं मत जाओ। अब दोनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। शीशे के अंदर से एक भूत बोल रहा था। ईशान उस औरत के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, प्लीज हमें माफ कर दो। हमने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें यहाँ से जाने दो। हमारे दो साथी पहले ही हमारे जा चुके हैं। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बस हमसे यह गलती हो गई कि हम यहाँ आ गए। तभी वह औरत कहती है, जब आ ही गए हो तो अपना काम पूरा करके जाओ। रणबीर पूछता है, काम? कैसा काम? वह औरत कहती है, मैं धर्मेंद्र की पत्नी शिल्पी हूं, वही बदनसीब शिल्पी जिसे अपने पति की नफरत का शिकार होना पड़ा। मैं बेगुनाह थी, उसने मुझे फिर भी मारा। उसे शक करने की बीमारी थी। उसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूं और उसे धोखा दे रही हूं। वह मुझसे इन बातों पर झगड़ा करता था और मुझे मारता पीटता भी था। पता नहीं उस दिन उसे क्या भूत सवार हुआ कि उसने मुझे जान से ही मार दिया, और तब से इस बंगले में लोगों के मारने का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं अपने सामने होती हुई इन मौतों को अब नहीं देख सकती। तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। तुम लोग चाहो तो धर्मेंद्र की आत्मा को खत्म कर सकते हो। रणबीर पूछता है, लेकिन कैसे? हम कोई तांत्रिक या बाबा तो नहीं है जो उसकी आत्मा को वश में कर सके या खत्म कर सके। शिल्पी की आत्मा कहती है, एक तरीका है, तुम चाहे तो वह तरीका अपना कर देख सकते हो। रणबीर उत्सुकता से पूछता है, क्या? शिल्पी की आत्मा कहती है, बेसमेंट में धर्मेंद्र का वह चाकू रखा है जिससे वह लोगों को मारता है और शरीर को फाड़ता है। उसके इस चाकू से धर्मेंद्र पर और उसके पेट पर वार कर दो। ठीक उसी तरह जैसे वह और लोगों को मारता है तो शायद वह खत्म हो सकता है। रणबीर कहता है, लेकिन आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ऐसा करने पर वह खत्म हो जाएगा? शिल्पी की आत्मा कहती है, क्योंकि कुछ सालों पहले यहां हमारे रिश्तेदार आए थे। वो इस बंगले को लेना चाहते थे। उनके साथ भी भूतिया घटनाएं हो रही थी, इसलिए वह एक तांत्रिक को लेकर आए थे और तांत्रिक ने यही उपाय बताया था। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वह धर्मेंद्र के चाकू को ढूंढ पाते, धर्मेंद्र की आत्मा ने उनको भी मार दिया था। रणबीर कहता है, तो आपको पक्का यकीन है कि वह चाकू बेसमेंट में ही मिलेगा? शिल्पी की आत्मा कहती है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूं
कि वह नीचे ही लोगों को मारता है। अभी भी तुम्हारी दोस्त को नीचे ले जाकर ही मारा था। ईशान कहता है, लेकिन हम बहुत मुश्किल से नीचे से बचकर आए हैं। उसने हमारे दूसरे दोस्त को भी मार दिया। इस पर शिल्पी की आत्मा शांत हो जाती है। आखिर वह इन लोगों से कैसे कह देती कि तुम अपनी जान जोखिम में डालकर इस खेल को खत्म कर दो। लेकिन रणबीर कहता है, ठीक है, मैं जाता हूं नीचे। जब मरना ही है तो फिर एक बार जीने की कोशिश करने के बाद मरते हैं ना। शिल्पी की आत्मा यह सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, जाओ और उस जालिम आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। इसके बाद रणवीर गुस्से से नीचे जाता है। उसके पीछे पीछे ईशान भी जाता है, लेकिन उस समय धर्मेंद्र की आत्मा वहां नहीं थी। बेसमेंट में काफी पुराना सामान पड़ा हुआ था। ऐसे में चाकू को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उनके पास मोबाइल की टॉर्च की रोशनी ही थी, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन फिर भी रणवीर लगातार कोशिश कर रहा था और उसका साथ ईशान दे रहा था कि तभी उस बेसमेंट में फिर से गर्मी बढ़ने लगी। ईशान ने कहा, यार, तुझे गर्मी का एहसास हो रहा है? रणवीर ने कहा, हाँ यार, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। ईशान बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मेंद्र की आत्मा फिर से यहां आ गई हो? रणवीर कहता है, यार, ऐसा मत बोल, अभी तक हमने वह चाकू नहीं ढूंढा है। रणबीर ने बस इतना ही कहा था और दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़ा था कि उसके सामने वापस धर्मेंद्र का भूत खड़ा था, जिसका शरीर गल गल कर नीचे गिर रहा था। देखने में धर्मेंद्र इतना घिनौना लग रहा था कि देखकर ही दहशत आ रही थी। रणबीर धर्मेंद्र को देखकर चीख उठा। ईशान ने भी पलटकर देखा तो उसके सामने धर्मेंद्र खड़ा था। धर्मेंद्र की आत्मा ने रणवीर को भागने का मौका भी नहीं दिया कि एकदम रणवीर का गला पकड़ लिया। ईशान रणवीर और धर्मेंद्र को देखता ही रह गया। उसने धर्मेंद्र की आत्मा को मारना शुरू कर दिया। छोड़, मेरे दोस्त को नीचे उतार। लेकिन अफसोस, उसके हाथ भी गलने लगे। उसके बाद वह आसपास चाकू को ढूंढने लगा और किस्मत से उसकी नजर एक अलमारी के ऊपर चमचमाती चीज पर पड़ी। ये चमचमाती चीज वही चाकू थी। वो चाकू आज भी बिल्कुल नया ही था। ईशान ने जल्दी से उस चाकू को उतारा और पीछे से धर्मेंद्र पर वार कर दिया। जैसे ही धर्मेंद्र पर उसके चाकू के द्वारा वार किया गया, उसने रणवीर का गला तुरंत छोड़ दिया। वो तो अच्छा था कि रणवीर को अभी कम चोट लगी थी। धर्मेंद्र ईशान की तरफ पलटा ही था कि ईशान ने दूसरा वार उसके पेट पर कर दिया। धर्मेंद्र अपने आप को संभाल नहीं पाया, वह लड़खड़ाने लगा। उसके बाद जल्दी से रणबीर ने ईशान के हाथ से वो चाकू ले लिया और धर्मेंद्र के पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। धर्मेंद्र के पेट से लगातार काला काला पदार्थ निकलने लगा और उसमें से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगी। धीरे धीरे धर्मेंद्र का शरीर पूरी तरह से गलने लगा, जैसे कोई मोम पिघल रहा हो। शरीर पिघलने के साथ साथ बेसमेंट में गंध बढ़ती जा रही थी। रणवीर ने कहा, चल ईशान, जल्दी से। इसके बाद रणवीर और ईशान भागकर ऊपर गए और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। वे लोग सीधा मेन गेट तक पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की और आखिरकार कामयाबी उनके हाथ लगी। दरवाजा खुल गया। सामने उनकी कार खड़ी थी। दोनों बिना देरी के कार में बैठ गए और रणवीर ने बिना एक पल गंवाए अपनी कार वापस मेन सड़क की ओर मोड़ ली। रणवीर ईशान को लेकर अपने घर आ गया। रणवीर की हालत देखकर उसके घर वाले बुरी तरह घबरा गए। रणबीर अपने घर आकर बहुत रोया था। आधे घंटे तो लगभग वह बता ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर जब वह थोड़ा शांत हुआ, तब उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर उसके घर वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि आज उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और उनका बेटा मौत के मुंह से वापस निकाल कर आया है। रणवीर को अपने पिता से बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी और फिर उसके पिता ने वहां की स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और उन्हें सारा मामला बताया। इसके बाद पुलिस वाले अगले दिन ही उस बंगले पर पहुंच गए थे। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि हाँ, सच में यह बंगला भूतिया है और फिर उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद के द्वारा उस बंगले को ढहा दिया गया। हालांकि रणबीर का कहना था कि अब उस बंगले में उस साइको किलर का भूत नहीं रहता, लेकिन फिर भी आसपास के गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला था तो सभी की यह मांग थी कि इस बंगले को तोड़ दिया जाए और फिर वही किया गया। कुछ साल पहले उस बंगले को पूरी तरह से ढा दिया गया।
अब वहां केवल जंगल है। तो साथियों, ये थी रणबीर की और उसके 3 दोस्तों के साथ अपनी खुद की बीती हुई भयानक आपबीती, जो बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में डरावनी है और आपको भले ही सुनने में उसको मजा आया हो, लेकिन सच कहें तो जिन लोगों के साथ ऐसा हादसा होता है उनके बारे में सोचकर ही मैं सिहर उठता हूं कि वो अपनी लाइफ को कैसे जी रहे होंगे, कैसे उस हादसे के गुजरने के बाद नॉर्मल प्रकार से हमारे बीच रह पा रहे होंगे। उनके दिमाग में आज भी घूम घूम कर वही चीजें आती होंगी। अगर कमजोर कलेजे वाले इंसान हो तो इतनी सारी चीजों को देखने के बाद वो मेंटली रूप से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि कभी भी आपको ऐसा दिन न देखना पड़े और हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। अच्छा, स्टोरी आपको कैसी लगी ये तो मुझे आप कमेंट में बताए ही नहीं है, और स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा यह भी बताना मत भूलिएगा। और जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं और हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए पिछली कुछ स्टोरीज पर जिन लोगों ने अपने नाम हमें कमेंट में सजेस्ट किया और अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए, उनके नाम हैं सोनिया उपाध्याय गाजियाबाद, कुसुम मिश्रा छत्तीसगढ़, शमशेर शाह बलरामपुर, आयशा उप्रेती नेपाल, विनोद कुमार बंबई, संजीव सैनी हिमाचल, फिरोज अहमद जम्मू कश्मीर, दिनेश चंद्र पुरोहित जोधपुर। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी पर।